एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों को स्वागत है। यह इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 4। ये भी क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं इंडियन इकोनॉमी की एक मेन वीडियो बना रहा था, पर मैंने उसे रोक के क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है 2017 के सीजीएल तक सारे कोर्सेज जितने भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, तो मैंने क्योंकि वो मेन जो डिटेल्ड वाले चल रहे थे मैंने उनको रोक दिया, अभी थोड़ा पॉज कर दिया और एक क्रैश कोर्स मैंने चालू कर दिया। केमिस्ट्री का हुआ, चाहे फिजिक्स का हुआ, चाहे फिर हमारा ये इकोनॉमी का हुआ। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं आज हमारे, तो आई होप कि आपको पसंद आएंगे। पूरा देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, पर पहले इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, फैक्टर्स का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि ये फैक्टर्स का मतलब होता है इनपुट। ठीक है, इसका मतलब होता है इनपुट। ठीक है, तो अब फैक्टर्स इन या कहें इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में जो इनपुट जा रहा है हमारा, ठीक है, वही हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज requires the use of factors of production, ठीक है, which are also called agents of production। ठीक है, हम इन्हें एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं या फिर इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह लीजिए। ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि यही हमारे इनपुट होते हैं। ठीक है, अगर आप रॉ मटेरियल की बात करें या फिर बिजली की बात करें, हाँ ठीक, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, लेबर हुआ, ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर नेशनल इनकम डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये हमारे जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का। और इस जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी प्रोडक्शन, हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और प्लस इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिपेंडेंट है हमारी। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज अ ग्रुप और क्लास ऑफ प्रोडक्टिव सोर्सेज। ठीक है, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम क्या कह सकते हैं? एक ग्रुप या फिर एक क्लास कह सकते हैं। प्रोडक्टिव सोर्सेज हैं ये हमारे। ठीक है, उनकी ग्रुप या क्लास को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, या बोलें कि जो हमारे इनपुट हैं उनको कैसे कैसे कितने कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर देखिए भाग बोले तो इनके 4 भाग हैं। पहला तो लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इनको डिटेल में आपको समझाता हूँ कि लैंड की समझिए। अगर पहले हम लैंड की बात करें तो लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको एक ज़मीन दे दी गई। ठीक है, लैंड का मतलब ये भी सब कुछ वो आता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम यूज़ कर रहे हैं फ्री में इन्वायरमेंट के द्वारा। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमारा वाटर हो गया, ठीक है, हमारे अगर वुड्स यूज़ हो रही है तो हमारी लकड़ी यूज़ हो रही है वो, प्लस हमारी लैंड, हमारी सॉइल। ठीक है, अगर हम एयर का यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी के किसके अंदर आती हैं? लैंड के अंदर आती हैं। क्या? जो हम अपनी धरती या फिर अपने इन्वायरमेंट से यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, वो लैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लेबर। ठीक है, अब लेबर का देखिए, लेबर का आप सीधा ही समझिए, क्या लेबर भीड़ का मतलब लेबर नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर लेबर की क्वांटिटी मायने करती है प्रोडक्शन के लिए तो उसकी क्वालिटी भी मायने करती है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, कि इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लेबर। ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी पर अगर क्वांटिटी कम हुई तो प्रोडक्शन कम होगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है मतलब संख्या ज़्यादा है और क्वालिटी नहीं है उनमें तो भी बेकार है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी लेबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। ठीक है, अगर कैपिटल की हम बात करें तो देखिए कैपिटल सिर्फ आप लोग मनी को समझते हैं कि मनी हमारा कैपिटल है, कि यार हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो हमारा कैपिटल हो गया। ठीक है, पर कैपिटल सिर्फ वो नहीं होता। कैपिटल वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमने शुरुआत से लेके अभी तक पैसा खर्च किया है। चाहे हमारा फैक्ट्री बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो, मशीनरीज लाने में खर्च हुआ वो। ठीक है, हमारी मशीनरी भी कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, हमारा जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब हमारी कैपिटल के अंदर आती है।
ठीक है। तो अब कैपिटल के अंदर देखिए क्या क्या आता है हमारी, मैंने आपको बताया हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो कैपिटल्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, जो हम खरीद रहे हैं, प्लस हमारी मशीनरी, ठीक है, हमारा फैक्ट्री, जो भी सारी चीज़ें हैं, प्लस मनी तो है ही है, ये सारी कैपिटल्स होती हैं, ठीक है। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, या कहें एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक हमारा एक मैनेजमेंट है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वो सारे लोग होते हैं जो उस प्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं, ठीक है, या कहें तो अथॉरिटी जो सारी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटी हो, चाहे वो कुछ ग्रुप ऑफ मैंस हो जो कंट्रोल कर रहा है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है, जिसका पूरा अथॉरिटी या पूरी ओनरशिप उसके पास हो, ठीक है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है देखिए डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। लेबर के भी दो प्रकार होते हैं, देखिए लेबर मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, पर लेबर के भी दो प्रकार होते हैं, सिंपल लेबर और कॉम्प्लेक्स लेबर। देखिए अब आपको सिंपल लेबर अगर समझाऊँ तो सिंपल लेबर क्या होता है कि यार जैसे अगर बढ़ई है कई सारे तो वो लकड़ी ही काटेंगे, ठीक है। तो एक ही टाइप की कमोडिटी या फिर एक ही टाइप का गुड्स कुछ लेबर बना रहे हैं, ठीक है, वो हमारा सिंपल लेबर कहलाता है, ठीक है। मतलब एक ही टाइप का लेबर हो और एक ही टाइप का वो सामान बना रहा हो, वो हमारा सिंपल लेबर। कॉम्प्लेक्स लेबर क्या होता है, जो हमने कई तरह के लेबर बांट दिए और वो अलग अलग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल दूँ तो Xiaomi कंपनी है जो मोबाइल से बनाती है, पर आपको सिर्फ मोबाइल नहीं बनाती, वो तकिए से लेके जूतों से लेके सब कुछ बनाती है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस विद कॉम्प्लेक्स लेबर के साथ आती है, ठीक है। क्यों, उसके हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लेबर्स हैं, ठीक है। मोबाइल बनाने वाले लेबर अलग है, जूते बनाने वाले लेबर अलग है, ठीक है, तकिया बनाने वाले लेबर अलग है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स लेबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप मेरे एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स लेबर क्या होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं हमारे डिवीज़न ऑफ लेबर के, हम जब लेबर्स को बांट देते हैं अलग अलग तो उसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है, इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी जब वो अलग अलग काम स्पेशल वो काम करेंगे जो उनको आता है, ठीक है। द राइट मैन इन द राइट प्लेस, वही मैंने आपको बताया कि जो उनको काम आता है सिर्फ उसी जगह पहुँचाया, इसलिए प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। डेक्सेट्रिटी एंड स्किल, ठीक है। अब इनका मतलब क्या कि यार अगर वो काम उनको आता है और जब उसको वो करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, मतलब स्किल्ड पर्सन हो जाएंगे वो, ठीक है। इन्वेंशन आर फैसिलेटेड, ठीक है, जब उस काम में स्किल्ड हैं, मतलब उन्हें वो काम की नॉलेज है, तो वो कई नई नई सारी चीज़ें खोज के लाएंगे। जैसे Xiaomi है, वो बहुत नई नई चीज़ें खोज के क्यों लाता है, क्योंकि वो एक स्किल्ड लेबर यूज़ करता है, ठीक है, जिससे वो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। प्लस सेविंग ऑफ टाइम की भी बचत होगी। क्यों, अब हम किसी नए को लेकर आएंगे, उसे कुछ अलग अलग काम करवाएंगे तो उसे टाइम लगेगा सीखने में, इनको टाइम नहीं लगता क्योंकि वो पहले से ही स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। इकॉनमी इन द यूज़ ऑफ टूल्स, ठीक है, यूज़ ऑफ टूल्स का बहुत अच्छा यूज़ होता है। क्यों, उन्हें जब उनकी पूरी नॉलेज होती है, पूरे स्पेशल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, तो वो टूल्स को पूरे ढंग से और इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है उसके एडवांटेज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब रिटर्न्स टू अ फैक्टर मतलब इनपुट, ठीक है, क्या रिटर्न होता है इनपुट पे, ठीक है, ये द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी कहलाती है। अब ये क्या कहता है, देखिए आपका द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इज द स्टोरी प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये एक तरह की सिर्फ थ्योरी है या कहते तो स्टोरी है। इट प्लेज ए डबल रोल इन प्राइस थ्योरी, ठीक है, ये डबल रोल निभाती है हमारी जो भी प्राइस थ्योरी पे होती है। कैसे निभाती है, पहला, ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिस एनालिसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ आउटपुट, ठीक है। पहला तो ये कि ये दोनों के बीच को जो हमारा रिलेशन होता है, किसके बीच, कॉस्ट के बीच और अमाउंट ऑफ आउटपुट के बीच, ठीक है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को एनालाइज करती है। दूसरा, द theory of production provides a basis for the theory of firm demand for factor of production, ठीक है। वो क्या कह रहा है, आप देखिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं, क्योंकि डेफिनेशंस थोड़ी इकॉनमी हमारी की जो होती हैं वो समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होती हैं। अगर आप नॉर्मली सिर्फ इंग्लिश में मैं बोलता चला जाऊँ, इंग्लिश में ही आपको बोल दूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उन लोगों के लिए भी जो हिंदी मीडियम से हैं। देखिए अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अभी तक जो समझाते आ रहा हूँ, कि अगर हम पहले पॉइंट की बात करें जो हमारे यहाँ पर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन जो होता है ना हमारा, वो भाई कॉस्ट पे डिपेंड ही करता है। सीधी बात है कि इनपुट अगर हमारा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और तो उससे हमारा कॉस्ट पे असर पड़ेगा, ठीक है। प्लस अगर कॉस्ट पे असर पड़ रहा है तो हमारे जो अमाउंट ऑफ आउटपुट है उस पर भी असर पड़ेगा,
ठीक है। मान लीजिए पहले आप 100 रुपये में कोई 10 चीज़ें बनाते थे, अब इनपुट अगर महंगा हो गया तो कॉस्ट महंगी हो गई। जब कॉस्ट महंगी हुई तो आपका आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपको 100 रुपये ही खर्च करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कॉस्ट बढ़ा दी तो MRP बढ़ जाएगी, कंज्यूमर आपका क्यों लेगा वो चीज़, ठीक है, अगर उसे उतने ही दाम में, सस्ते दाम में कुछ और मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप एनालाइज करने के लिए हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारा क्या है, द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर द थ्योरी फर्म्स डिमांड फॉर द फैक्टर्स या इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, जब हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होता है किसी भी फर्म के अंदर, ठीक है, तो वो जो डिमांड है इनपुट की, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, उसको भी एनालाइज करता है, ठीक है। कैसे एनालाइज करता है, या जितना हमें प्रोडक्शन की ज़रूरत है उतना ही हम इनपुट मंगाएंगे ना। अगर मान लीजिए कि आपको सिर्फ 100 कुर्सियाँ बनानी है, तो आप उतना ही सामान मंगाएंगे, उतना ही इनपुट यूज़ करेंगे जितना आपको 100 कुर्सियों के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट टुगेदर विद देयर सप्लाई डिटरमाइन देयर प्राइसेस, ठीक है। और ये डिमांड ही, जो हमें इनपुट की डिमांड है, यही हमारी प्राइसेस भी डिसाइड करती है इनपुट के लिए, ठीक है। अब हम मान लीजिए हमें इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है, पर सामने वाले को वो इनपुट हमें देना ही देना है, ठीक है। उसे कहना यार ख़रीद जाओ। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी कपड़े लेने जाते हो और आप कोई कपड़ा ना खरीद रहे हो तो दुकानदार आपको सस्ते में बेचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही इनके साथ होता है कि जब इनपुट की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पर हमारा प्राइस इफेक्ट करता है। देखिए प्राइस तो हमेशा, चाहे कॉस्ट हो, चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो, चाहे हमारा रॉ मटेरियल हो, प्राइस हमारा हर जगह इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फाइनल गोल जो होता है, फाइनल लेवल, वो हमारा प्राइस ही होता है। जब पहला लेवल इफेक्ट करेगा तो फाइनल लेवल अपने आप बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर क्या इनपुट और आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो सीधी बात है, अब आपको मैं डेफिनेशन पहले बोलूँगा, फिर आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ये एक एक्ट है या फिर एक एक्टिविटी है जो इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है, या फिर प्रोडक्शन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो फिजिकल इनपुट को फिजिकल आउटपुट में चेंज करता है, ठीक है। सीधा मतलब ये है कि भाई हम एक पेड़ काट के लिया है, जो हमारा फिजिकल इनपुट था, हमने उसे चेंज कर दिया किस में, टेबल, कुर्सी, बेड में, तो हमारा फिजिकल आउटपुट हो गया, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और क्या कह रहा है ये कि जब हम द आउटपुट इज थस ए फंक्शन ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड इनपुट, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जब फंक्शन ऑफ फैक्टर्स होता है हमारा, ठीक है, जो फंक्शन ऑफ फैक्टर होते हैं, जो फंक्शन ऑफ इनपुट होते हैं, ठीक है, आउटपुट के लिए, ठीक है, हम उसे इनपुट भी कहते हैं। मतलब आउटपुट जिस चीज़ से हमारा निकल कर आता है वो हमारा इनपुट कहलाता है, ठीक है। वो ये सीधे इस पॉइंट पे ये कह रहा है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। सीधी बात अब वो ये कह रहा है, जो हमारा रिलेशन हो या रिश्ता होता है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के बीच किसी भी फॉर्म में, ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब उनके एक्टिविटी, जो उनके काम करने का तरीका है, ठीक है, इनपुट कैसे आया, फिर कैसे बना, ठीक है, कितने में बना, क्या यूज़ हुआ, ठीक है, क्या उसमें कॉस्ट लगी, क्या कैपिटल लगा उसमें, क्या लैंड, क्या लेबर लगा, टोटल जो प्रोडक्शन का हमारा जो फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है, ठीक है। अगर एल्जेब्रिकली हम इसकी बात करें तो जो इक्वेशन क्या होती है कि Q इक्वल टू FLKM, ठीक है, ये क्या है, लेबर, ठीक है, ये होता है हमारा कैपिटल, ठीक है, और ये होता है हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। मतलब लेबर हमने यूज़ करा, कैपिटल हमने यूज़ करा और फिर रॉ मटेरियल हमने यूज़ करा, तो हमारा प्रोडक्शन बन गया, ठीक है। ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मेरे को लग रहा है, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कौन सा, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट वो होता है जो आपके एक टोटल इनपुट से एक टोटल आउटपुट निकल के आता है ना, वो आपका टोटल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। भाई आप अगर 100 किलो का कुछ लेकर आया और आपने 100 किलो ही पूरा बना दिया, ठीक है, तो वो आपका टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है कि हमारा एक टोटल आउटपुट निकल कर आया, ठीक है, उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, हम जो हमारी नंबर ऑफ
क्वांटिटी है किसी भी इनपुट की, ठीक है, या सीधे कहें तो मान लीजिए हमने टोटल आउटपुट बनाया 100 कुर्सियों का, हमने 100 कुर्सी बनाई, ठीक है, पर हम उसमें से कितने लेकर आए थे, हम लेकर आए थे टोटल 5 पेड़, ठीक है, काट के। अब उस 5 पेड़ में से 100 कुर्सी बनी, तो हम क्या करेंगे, 100 कुर्सियों को डिवाइड कर देंगे 5 पेड़ से, जिससे हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल आएगा कि एक पेड़ से कितनी कुर्सी बनी, 20 कुर्सी बनी, ठीक है, तो वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगा। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को मैं आप एक मार्जिनल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जो होता है एडिशनल, मतलब जो एक्स्ट्रा बनता है, ठीक है, वो हमारा मार्जिनल कहलाता है। अब देखिए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए दो आदमी थे जो 170 किलो या फिर 170 कुर्सी बनाते थे, ठीक है, एक साल के अंदर। अब क्या होता है कि एक आदमी एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, कितना आदमी एक्स्ट्रा आ गया, एक आदमी, ठीक है। उस एक आदमी के एक्स्ट्रा आने से कितनी कुर्सी बनने लगी, 270 कुर्सी बनने लगी, ठीक है। पहले कितनी बनती थी, 170 बनती थी, ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा बनने लगी, 100 बनने लगी, ठीक है। तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, 100 कुर्सी कितने आदमी के आने पे, एक आदमी के एक्स्ट्रा आने पे 100 कुर्सी हमारी एक्स्ट्रा बनने लगी एक साल में, तो ये होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब हमारा क्या चेंजेस आते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, उसका लॉ कह रहा है, ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे कुछ नियम्स बता देगा आपको कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न वाज इनिशियली कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसी नाम से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी आपको याद रखना है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डील्स विद द शॉर्ट रन, ठीक है, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल हमारा जो है वो शॉर्ट रन के लिए यूज़ होता है। शॉर्ट रन के लिए क्यों यूज़ होता है, क्योंकि देखिए बड़े जो रन होते हैं हमारे, लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म के जो हमारे प्रोडक्शन होते हैं, उनमें ज़्यादा चेंजेस हम नहीं ला सकते। क्यों, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा चेंजेस लाए तो हमारा लॉस होने का चांसेस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो यूज़ ये होता है, ये सिर्फ छोटे जो रन होते हैं, छोटे टर्म्स के जो चेंजेस होते हैं उन पर ही यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन द शॉर्ट रन, ठीक है, इन द शॉर्ट रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 2 टाइप्स, ठीक है। जो इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड होता है प्लस वेरिएबल होता है, ठीक है। अब फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, सारा इनपुट फिक्स्ड होता है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। पहला तो ये, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर जो होता है। और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जो हमारा टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, ठीक है, कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें चेंज करना पड़ता है डिमांड के हिसाब से या फिर बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। मैं अगर उसमें हम कुछ चेंज लाता रहते हैं या फिर खुद आता रहता है, वो हमारा वेरिएबल फैक्टर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, ठीक है, ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, द लॉ ऑफ वेरिएबल proportion state that if the input of one resource is increased by equal increment per unit time while the input of the other resources are hold constant, the total product will increase, ठीक है, but beyond some point of the resulting output increase will become smaller and smaller, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, मान लीजिए एक शॉर्ट रन के लिए आपने कुछ जो हमारे इनपुट्स हैं उनमें कुछ चेंज लाया, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आपने इंक्रीज कर दिया किसका, पर यूनिट टाइम के हिसाब से, कि इतने टाइम के लिए हमने इतना यूनिट जो रिसोर्सेज है वो हमने इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज करेगा, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा, ठीक है। बाकी आपके रिसोर्सेज कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट के लिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर गया, पर धीरे धीरे जब आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट है ना वो और गिरता चला जाएगा, और गिरता चला जाएगा, ठीक है। जो आपका इंक्रीज़ हुआ है वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कभी भी शॉर्ट रन में हमारा चेंजेस जो हम करते हैं कि वेरिएबल ऑफ इन फैक्टर्स में, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, ठीक है। तो ये था टोटल आज का हमारा पूरा टॉपिक जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा पूरा टॉपिक है ये ख़त्म होता है,
ठीक है। पर इसके बाद कुछ अजम्पशन और रह गए हैं जो मुझे लगता है आपको बताने चाहिए। अजम्पशन क्या है, देखिए अजम्पशन ऑफ लॉ मतलब ये लॉ को फॉलो करती हैं, ये कंडीशन फॉलो करती हैं। कैसी? वन वेरिएबल फैक्टर यूनिट इज़ वेरिड वाइल ऑल अदर फैक्टर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल फैक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए एक फैक्टर हमने वेरिएबल है हमारा लेबर, ठीक है, अगर लेबर हमारा वेरिएबल है मतलब चेंज हो रहा है तो बाकी सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस। ठीक है। तो जितनी भी यूनिट्स होती हैं वेरिएबल फैक्टर की वो होमोजीनियस होती हैं। ठीक है। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ इनपुट्स में चेंज आ सकता है, हम उसके तरीके को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। उसके बाद है द लॉ विल होल्ड गुड ओनली फॉर अ शॉर्ट गिवन पीरियड। ठीक है। और जो हमारा लॉ है ये सिर्फ छोटे पीरियड टाइम के लिए है। ठीक है। और किसके लिए? कुछ अच्छा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो उस छोटे वक्त के लिए। जैसे वो टाइम पीरियड हमारा ख़त्म होता है तुरंत उस जो हमारा चेंज हुआ है उसको हटा के पुराना वाला तरीका वो अप्लाई कर देते हैं, तो पुराने रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। ठीक है। देखा होगा आपने कभी कभार सरकार भी छोटे वक्त के लिए कुछ नए रूल्स निकाल देती है कंडीशन के हिसाब से, तो बस वही ये होता है यहाँ पर। ठीक है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर वेयरिंग द प्रपोर्शन ऑफ द फैक्टर इनपुट। ठीक है। और ये कह रहा है कि यहाँ पर कभी कभार जो हमारे इनपुट होते हैं, ठीक है, उनके प्रपोर्शन में भी चेंज आ जाता है कभी कभार। जैसे मान लीजिए कि आपका जो सामान है या फिर जो कैपिटल है वो आपने बहुत लगा दिया पर लेबर की इतनी ज़रूरत नहीं है तो आपने लेबर कम कर दी है। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि लेबर आपने बढ़ा दी है पर आपके पास जो कैपिटल है वही कम है। ठीक है। कम लगाना है आपको, तो यहाँ पर कभी कभार हमारा प्रपोर्शन जो है हमारे इनपुट्स का वो कभी कभार वेरी कर जाता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आता है? खाली पेज। खाली पेज में आप क्या मैं बोलूँगा कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक कर दीजिए। लाइक बहुत कम आते हैं यार वीडियोज़ में। ठीक है। तो लाइक कर दो ये। ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो की इकोनॉमी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।